कैसे हो बच्चों। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा क्लास 12 फिजिक्स के लिए, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स के लिए लेक्चर रहेगा जिसमें हम लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कराऊंगा और नया टॉपिक जो था आपका उस दिन का गॉस लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, इससे क्या फायदा है, क्या आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ये सब बातें हम जानेंगे, ठीक है। उससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं जो लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे। लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे कि फाई किसके बराबर होता है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और डिनोट करने के लिए नीचे इसके लिखा जाता है फाई ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक और फाई मतलब फ्लक्स, जिस तरीके से मैंने बताया था कि वाटर फ्लक्स भी होता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स होते हैं। ई डॉट ए क्या होता है बच्चा, ई ए कॉस थीटा, और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एग्जांपल से मैंने बताया था कि अगर कोई ये सरफेस है, ठीक है, तो ये इसका मान लो कि एरिया वेक्टर है, आउटवर्ड नॉर्मल 2D सरफेस है या 3D सरफेस। अगर इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है। अगर ई किसी एंगल से इंक्लाइंड है, ए से थीटा एंगल से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। इसी वजह से फॉर्मूला आता है, ठीक है। आप देखते हैं फिर से इसे। तो मान लो कि कोई बहुत छोटा सा एरिया है, ये आपका छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है, कोई भी एरिबिट्री एरिया है, ठीक है। यहां से हमें फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू मान लो कि हमने बताया कि ये डी ए का आउटवर्ड नॉर्मल वाला एरिया वेक्टर ये है डी ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और एंगल कितना इन दोनों के बीच, थीटा एंगल है। तो ये आपका डी ए स्मॉल एरिया वेक्टर है, और ये वाली कंपोनेंट क्या हो जाएगी, ई कॉस थीटा हो जाएगा। इस छोटे से एरिया की वजह से क्या होगा, एक छोटा सा फ्लक्स डेवलप होगा डी फाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई डी ए होगी, ठीक है। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे डी फाई का, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पर जरूरी शर्त क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कैसी हो, कांस्टेंट हो, हर जगह क्या हो, सेम हो। यानी इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा, कोई भी सरफेस हम गॉस लॉ में नहीं ले सकते, एक सिमेट्रिकल सरफेस लेने की जरूरत है। हालांकि गॉस ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया था कि कोई किसी भी सरफेस पे आप लगा सकते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं आसानी के लिए कि कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव निकले, हमें ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बचना हो, ठीक है। तो इन बचने के लिए हमें क्या करेगा, गॉस लॉ ने एक फॉर्मूला दिया, गॉस ने एक नियम बनाया जो कि किस पे लागू था, हर एक सरफेस पे लागू था, लेकिन अप टू योर लेवल ये क्या होगा, सिमेट्रिकल सरफेस पे आप लगाएंगे तो आसानी से इसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस करूंगा कि गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ में हमने दिखाया द नेट फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, through a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। अब ये देखने में बड़ी बड़ी बातें लग रही है, पता नहीं क्या लिखा अंग्रेजी में, इसका मतलब समझेंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है। कोई एक एरिबिट्ररी सरफेस ले लो, ये मान लो तुम्हारा क्या है, एरिबिट्ररी सरफेस है, ठीक है। इसके पास कितने चार्ज है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, और ये आपका -Q3 है। ये तीन चार्ज है, Q1 Q2 और -Q3। तो ये क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर इसका डी ए एरिया वेक्टर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, हम किसी भी डायरेक्शन, मान लो ये हमारा ई है, एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ को आसानी से हम बता देंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, पाई नेट इक्वल्स टू पूरे टोटल चार्ज जो कि इनसाइड, ठीक है, इनसाइड चार्ज होता है, क्यू इनसाइड, टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पाई नेट कितना हो जाएगा बच्चा, Q1 प्लस Qt माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके सारा सम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, इनसाइड द 3D सरफेस, ठीक है। अभी बताऊंगा क्यों 3D सरफेस लिखा हूं,
ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि वाई यू आर यूजिंग 3D सरफेस, क्यों हम 3D सरफेस ले रहे हैं, क्यों नहीं 2D पे ले रहे हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, 3D सरफेस को क्यों क्लोज सरफेस कहते हैं, ऐसी बातें जानेंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा कि गॉसियन सरफेस एक टर्म आता है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कुछ नहीं होता है, गॉसियन सरफेस इज जस्ट अ 3D सरफेस। 3D मतलब कि मैंने बताया था क्लोज्ड हो। ठीक है, जो इसका एरिया वेक्टर होता है आइदर आउटवर्ड होता है या दो साइड में बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल लेते नहीं है क्योंकि वो पैक्ड हो जाता है, तो एक ही होगा। अगर ये मान लो स्फेयर है हमारा, ठीक है, तो इसका अगर मैं पूछूं कि कहाँ है इसका एरिया वेक्टर, तो ये अगर इसका सेंटर है वो, तो यहाँ से ये इसका एरिया वेक्टर है डी। अगर इस स्मॉल सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इसी तरह यहाँ पर लेंगे तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा डी। दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस होता है, यानी गॉस लॉ कहाँ लगाते हैं, गॉस लॉ हम लगाते हैं गॉसियन सरफेस पे। ठीक है, अब इसकी वैलिडिटी देखते हैं, यानी आपने फॉर्मूला देखा कि फाई नेट या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो रहा है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये क्लोज इंटीग्रल होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज, यानी इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, 3D सरफेस पे इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वैलिडेशन देखते हैं या इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हालांकि इसे नहीं कह सकते हैं, जबरदस्ती इसको प्रूफ किया गया है, कोई इसका प्रूफ नहीं होता है क्योंकि लॉ है ना, ऐसा इन्होंने बताया, फिर भी हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये किस पे करेंगे, एक सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए हमें, तो स्फेयर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ घटिया सा स्फेयर हो गया, चलिए ठीक है, इसी पे काम चलाते हैं। ओ इसका सेंटर है। ठीक है, अच्छा, ओ पे एक प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज रखा हुआ गया है। पूछा जा रहा है कि यहाँ से आप बताइए कि क्या होता है, फाई नेट या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या है, स्फेयर है, तो हर जगह इसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा। यानी हर एक पॉइंट पे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर पूछूं, यहाँ पर पूछूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डी, या डी ई तो हर जगह कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, ए क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। ठीक है, अब इसकी छोटे से चार्ज क्यू की वजह से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए डी ए, यहाँ पर भी स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए, यहाँ पर भी आप चाहें हर जगह छोटे छोटे एरिया एलिमेंट डी ए ले लीजिए इस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, हम कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में होगा। यानी हर जगह देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितने का एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का। यानी कि जो फाई होगा, छोटे छोटे फाई होंगे, यहाँ पर डी फाई 1 होगा, फिर डी फाई 2 होगा, फिर डी फाई 3 होगा, इस तरह से फ्लक्स आएंगे हर जगह से। वो क्या होंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये तो हर जगह सेम है, और डी ए छोटे छोटे एरिया एलिमेंट। अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं या टोटल फ्लक्स की बात करूं, तो ये अगर मान लो टोटल का सम क्या हो जा रहा है, डी फाई, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी फाई कर देंगे। वो किसके बराबर होगा, फाई टोटल या फाई नेट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, और ये ई डॉट डी ए जो है, यहाँ पर डी ए क्या होता है, सरफेस का इंटीग्रल लेना होता है, सरफेस का एरिया इंटीग्रल लेते हैं, वॉल्यूम का नहीं ले लेना है आपको। एरिया किसका लेना है, सरफेस एरिया लेना है, जो सरफेस पे आपने एरिया ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ डी ए। टोटल एरिया डी ए मिलके क्या हो जाएगा, इसका टोटल एरिया ए किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। यानी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर ई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फाई इज इक्वल्स टू ई यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर कैंसल आउट, यानी नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू देखो एक ही है, वो भी कहाँ है, प्लस क्यू सेंटर पे है, यानी इनसाइड द 3D सरफेस या गॉसियन सरफेस। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हम प्रूफ करना चाहते थे। ठीक है,
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कहाँ गॉसियन सरफेस लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। अच्छा, अब 2 या 3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर ये लेक्चर क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ is applicable everywhere, but we have to use it in easier situation। क्या होगा, जहां पर हमें क्या हो, आसानी से गॉस लॉ का यूज करके टोटल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल सके, ऐसा कोई हमें चीज ढूंढना होता है गॉसियन सरफेस में। कहीं भी गॉस लॉ नहीं लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंटीग्रल, और करना क्या हो जाएगा, वेरी वेरी टफ हो जाएगा। तो आप ज्यादातर क्या ढूंढोगे, गॉसियन सरफेस आपका कैसा हो, सबसे पहली बात क्लोज्ड हो, 3D हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, कोन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बहुत सारे हैं, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। क्या गॉसियन सरफेस साइज और शेप पे डिपेंड करता है, साइज और शेप पे डिपेंड करता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। गॉसियन सरफेस हम खुद से बनाते हैं। मान लो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है बच्चा आर, ठीक है। अब कोई आदमी रहेगा, इसी आर को, इसी चार्ज को क्या कर देगा कि 2r ले लेगा, 2r रेडियस हो गया इसका। मान लो ये भी एक गॉसियन सरफेस है, दिखाने के लिए ऐसे डॉटेड से दिखा लीजिए कि मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 2r है, हालांकि देखने में नहीं लग रहा है, तो इससे थोड़ा इसे कर दे रहे हैं r, इसे कर दे रहे हैं 2r। क्या इन दोनों से फ्लक्स बदलेगा, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला था आपका क्या था, फाई नेट इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई आर का टर्म है ही नहीं, तो आर पे डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। डिपेंडेंसी किस पे है कि कितना चार्ज इसके अंदर है, बस इससे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जो अभी लास्ट डेरिवेशन किए थे वहां पर लास्ट टर्म क्या था कि फाई नेट इक्वल्स टू ई इंटीग्रल ऑफ डी इक्वल्स टू क्या आया था बच्चा, इक्वल्स टू आपका यहाँ से हमें निकालना था कि वो अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू ई मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा फाई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में जरा देखिए, जब 2r लिए है तब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंस के हिसाब से या देखने के हिसाब से लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। फिर भी हम देखते हैं, फाई नेट किसके बराबर हो गया, ई इंटीग्रल ऑफ डी ए। अच्छा, तो ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं रहेगा, क्या रहेगा 2r का स्क्वायर रहेगा, मतलब 4r स्क्वायर इंटू 4 पाई, और यहाँ पर एरिया में 2r ले लेंगे, रेडियस 2r का स्क्वायर। देखो सेम चीज वही, सारे ये सब कट गए, क्या आया फाई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या मिला कि गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ does not depend on the size of Gaussian surface या 3D सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है कि किसी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता है। जो आप स्फेयर के लिए पाए हो वही सिलेंडर के लिए पाओगे। मान लो ये सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है r, लेंथ क्या है l, ठीक है, या हाइट क्या है h। यहाँ पर सेंटर को बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे रखेंगे अगर प्लस क्यू चार्ज, देखिए हर जगह सेंटर से क्या होगा, हर जगह से सेम स्फेरिकल वाला केस आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो नेट फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स किसके बराबर आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कहाँ होना चाहिए, इनसाइड, अंदर की तरफ होगा। अगर एक सवाल के लिए मैं कह दूं कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ये मैंने बनाया। पूछा कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स फाई टी कितना हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा सिंपल सा जवाब क्या होगा, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि ये क्यू वाला चार्ज इनसाइड नहीं होगा, ठीक है। अब फर्दर 2 या 3 पॉइंट इसमें बाकी हैं, लिटरली 2 पॉइंट बाकी हैं और 2 न्यूमेरिकल्स बाकी हैं,
जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।